क्या आपको बार बार हार्ट बर्न का शिकायत रहता हो, या फिर आपको लगता है खाना जो खा रहे हैं वो हमारा एसोफेगस में आ जा रहा है, यानी छाती में आ जा रहा है? क्या आपको पेट दर्द हमेशा होते रहता है? और खांसी तो मानो जैसे ठीक होने का तो नाम ही नहीं लिया हो। सब जांच करा लिया फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रहे हैं। और अब तो मुझे ये हो रहा है कि हम खाना खा रहे हैं उसको निगलने में दिक्कत हो रही है। आपकी आवाज़ में बदलाव आ गया है। और आपको ब्लीचिंग नाम का कांस्टेंट प्रॉब्लम रहता है। आपको एक अबनॉर्मल टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या आप ये तमाम चीज़ों में से घिरे हुए हैं? अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम हो तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो और आप टाइम रहते ही इसके कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। तो जी हाँ, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है थिंग्स विद साइंटिफिक रीजन में GERD मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस टॉप वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला चीज़ों जो हम लोग कवर करेंगे कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या है, वो क्यों होता है, वो उसका सिम्टम क्या है, उसको कैसे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर हम लोग नहीं ट्रीटमेंट करा पाए टाइम पे तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो तमाम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन। जब स्टमक का कंटेंट, स्टमक में जैसे मेनली सारा फूड जाके स्टोर होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। वो जब रिफ्लक्स होके पीछे साइड आपका एसोफेगस में आ जाए तो इसको कहेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और ये आपको ट्रेवलसम सिम्टम प्रोड्यूस करते या कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करे, तभी इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो गया। जैसे इस डायग्राम को देखिए, नॉर्मली ये स्टोमक का कंटेंट स्टोमक में ही रहना चाहिए, एसोफेगस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर यह कंटेंट एसोफेगस में चला गया तो इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो डिजीज होते हैं वो दो टाइप का होता है। एक फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल नॉर्मल फिनोमिनन है, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो फिजियोलॉजिकल कैसे पहचानते हैं? फिजियोलॉजिकल नॉर्मली खाना खाने के बाद होगा, थोड़ी देर के लिए होगा बट ठीक हो जाएगा, उससे आपको कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस होगा। जो मैंने शुरू वीडियो में बोला था, उससे रात में कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रहा है, इसको मान के चलिए कि वो आपको फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है तो आपको एक बार इवैल्यूएट कराना चाहिए, एक बार सर्जन से कंसल्टेंट करना चाहिए। तो अब हम लोग जो समझेंगे, यह समझेंगे कि आखिर यह क्यों हो रहा है। तो चलिए हम लोग रीजन के साथ समझने का कोशिश करते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि जब स्टोमक का कंटेंट एसोफेगस में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? तो जो भाल्व थे, जो स्फिंक्टर थे, जो रोक के रख रहा था स्टोमक के कंटेंट को नहीं जाने दें, अगर वो स्फिंक्टर में गड़बड़ी हो, वो इनकम्पिटेंट हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका वो चला जाए। तो पहला चीज़ हो सकता है कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो स्फिंक्टर का नॉर्मल फेनोमेनन क्या है, वो स्फिंक्टर कॉम्पिटेंट हो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला होता है उसका लेंथ। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंट हो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहला, उसका मिनिमम इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ जो एसोफेगस का होगा वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। वहाँ का जो बेसिक प्रेशर और 6 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो। राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम जो होते हैं वो उस पर पिंचिंग इफेक्ट शो करता हो। एंगल ऑफ हिज मेंटेन हो और गैस्ट्रिक म्यूकोसल फोल्ड का प्रॉपर अरेंजमेंट हो। अगर ये सारी चीज़ें हो रहे तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉम्पिटेंट होगा, वो रिफ्लक्स नहीं होने देगा। कुछ फूड है जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, उसमें से डाइट में कैफीन, फैटी जो भी है फूड, चॉकलेट, कॉफ़ी, साइट्रस, अल्कोहल। अब हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के चलते क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम आते हैं। तो दो लक्षण आते हैं, एक एसोफेगस के चलते और दूसरा एक्स्ट्रा एसोफेगस के चलते। एसोफेगस के चलते जो आएगा, पहला होता है हार्ट बर्न, आपको छाती जलते रहेगा। डिस्फेजिया होगा, खाना को निगलने में तकलीफ होगा। ओडानोफेजिया होगा, खाना को निगलने में आपको दर्द होगा। रिगर्टेशन होगा, लगेगा खाना जो है आपका छाती में बार बार ढकार के थ्रू आ जाता है। बेल्चिंग होगा, टाइप का आवाज़ आएगी। एक्स्ट्रा एसोफेजिस में जो होगा आपको खांसी रहेगा, आवाज़ में बदलाव रहेगा, हमेशा सोर थ्रोट होते रहेगा, गला खिसखिस
हमेशा होते रहेगा। आपको बीच छाती के बीचों बीच हमेशा दर्द का एहसास होगा और आपका पेन होते रहेगा, जैसे लगेगा कि आपको हार्ट अटैक वगैरह टाइप का हो, जबकि वो कार्डियक ऑरिजिन नहीं है। आप बार बार टेस्ट करा रहे हैं, ईसीजी जाके करवा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो आपको एक बार इसको इवैल्यूएट कराने की ज़रूरत है। अब हम लोग समझेंगे इसमें से अलार्मिंग सिम्टम क्या क्या है, जिसको होते ही आपको इमिडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पहला था डिस्फेजिया, आपको खाना खाने में तकलीफ हो रहा है। दूसरा ऑडेनोफेजिया, खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ईयरली सेटेटरी, आप थोड़ा सा भी खाना खाते हैं आपको लगता है पेट भर गया, आप नहीं खाएंगे बस हो गया। आपको ऊपर से ब्लीडिंग हो रहा है, माउथ से खून आ रहा है, या फिर वॉमिटिंग बार बार हो रहा है। आपका वजन बिना कारण से घट रहा है, आपका वजन तो बढ़ ही नहीं रहा है, आप सब कुछ खा रहे हैं लेकिन फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है। और आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो, मतलब हीमोग्लोबिन आपका बढ़ नहीं रहा है, आप बार बार आपको जब आप चेक करा रहे हैं, आप डॉक्टर पास जाते हैं, देखते हैं कि उसमें आयरन की कमी हो जा रहा है, तो आपको ज़रूर एक बार इसको कंसिडर करवाना चाहिए। कॉमन जो टेस्ट करते हैं जीआरडी को डायग्नोज करने के लिए वो है एंडोस्कोपी स्टडी। अपर जो एंडोस्कोपी करते हैं जिसमें हम लोग एसोफेगस को थॉरोली एग्जामिन करते हैं एंड देखते हैं। दूसरा जो कराते हैं हम लोग बेरियम स्वालो स्टडी कराते हैं। और तीसरा पीएच मॉनिटरिंग करके देखते हैं। और उसके बाद फर्दर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कंजर्वेटिवली करना है या सर्जरी की ओर जाना है। पहले हमेशा कंजर्वेटिवली ही ट्राई करते हैं। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। तो हमारा ट्रीटमेंट का क्या गोल है? पहला, जो पेशेंट को सिम्टम हो रहे थे, जो भी आपको मैंने सिम्टम समझाया, उसका रिलीव करना सिम्टम से। दूसरा, जो पैथोलॉजी हुई थी एसोफेगस में बार बार रिफ्लक्स की वजह से, वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हुआ था जिसको हम लोग एसोफेजाइटिस बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको हील करना, उसको ठीक करना। तीसरा, जो बार बार रिफ्लक्स हो रहा था उसके चलते कॉम्प्लिकेशन, आगे हम फर्दर आपको बताएंगे, जो कॉम्प्लिकेशन हुए थे या हो रहे हैं या होने की संभावना है, उसको प्रिवेंट करना, और अगर हो गया है तो उसको कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना। तीसरा, अपना नॉर्मल को मेंटेन करना। हमारा ट्रीटमेंट का यही एम है और यही गोल है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले करेंगे लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? तो जो ओवरवेट है, आपका जो वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ, उसको पहले कंट्रोल करना है, उसको रिड्यूस करना है। तीसरा, बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथिंग पहनते हैं वेस्ट के अराउंड, तो वो एक तरह से बॉवल को यानी आंत को दबा देता है, तो आगे साइड का जो पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे नहीं होने देता है। आप एक तो टाइट क्लॉथिंग को अवॉइड करें सोते हैं। और डाइट में मॉडिफाई करेंगे। डाइट में क्या मॉडिफाई करेंगे? और दूसरा, जो आप हमें फ्रीक्वेंट करते हैं, उस सोने के साथ में मेडिकेशन भी स्टार्ट करेंगे। मेडिकेशन में कॉमनली जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो मॉडिफिकेशन कराते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई ग्रुप के ड्रग को देते हैं। इसमें फेंटापेराजोल, एस्मोपेराजोल, लैंसोपेराजोल, ये सारी मेडिकेशन देते हैं मिनिमम 2 to 3 वीक। उसके बाद दो चीज़ होगा, मोस्टली ठीक हो जाएगा और कुछ ठीक नहीं होगा। जिसमें कुछ ठीक नहीं होगा उनको एक बार और रिपीट करेंगे, उसके बाद उसमें भी मोस्टली ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, जो ठीक नहीं होगा तब उसमें हमें दूसरा ऑप्शन सोचना होगा, उसमें से आता है सर्जरी। तो चलिए हम लोग समझते हैं सर्जरी किनको किनको करते हैं। पहला, जिसमें मेडिकेशन फेल हो गया। दूसरा, कई पेशेंट बोलते हैं कि हम दवा नहीं खा सकते, मुझे सर्जरी करानी है। तीसरा, जिसका कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसमें तो आपको सर्जरी करनी ही करनी है। साथ में जिसमें इनका कॉम्प्लिकेशन हियाटल हर्निया हो, तो उसमें आपको देना है, तो उसमें आपको सर्जरी करना है। तो ये सारे तमाम सर्जरी का इंडिकेशन था जिसमें हम लोग सर्जरी करते थे। अब मान लीजिए जिनका टाइम पे नहीं आए या फिर दवा नहीं खाए, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होगा। कॉम्प्लिकेशन में क्या कॉमन होगा? उसमें रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस तो होगा, जिसको हम लोग इरोजिव एसोफेजाइटिस बोलते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर होगा, बहुत दिन तक होते होते वो क्रॉनिक जब हो जाता है तो स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तीसरा, जो डरावना चीज़ है वो बैरेट एसोफेगस होता है, जो कैंसरस में कन्वर्ट होता है। और तीसरा, ऑलरेडी एडनोकार्सिनोमा हो यानी कैंसर हो। तो ये सारे तमाम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसको आप अगर देखना चाहें तो आप पिक्चर के हम दिखाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इरोजिव एसोफेजाइटिस कैसे दिखता है, नॉर्मल आपका कैसे एसोफेगस का म्यूकोसा दिखता है, उसमें जब बार बार एसिडिक रिफ्लक्स होता है तो उसमें
जहाँ जहाँ पे रिफ्लक्स जाएगा वहाँ पे इरोजन होगा, तो इरोजिव एसोफेजाइटिस होगा। दूसरा, यही प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहा, ऑनगोइंग होते रहा, तुम्हारा बॉडी का टेंडेंसी होता है कि उसको हील करना, और उसे हील करने के चक्कर में वो फाइब्रोसिस करा देगा और वो स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा। कई बार बॉडी हमारा उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे म्यूकोसा का म्यूकोसल जो एपिथेलियम है उसको चेंज कर लेता है नेचर, और वह मेटाप्लेशिया जिसको बोलते हैं, उसमें से आता है बैरोटस ओपेगस, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो और लास्ट जो हो गया आपका, वो तो कैंसर ही है कि आपने बहुत लेट कर दिया, तो ऑलरेडी आपका कैंसर में वो कन्वर्ट हो चुका था। तो ये सारे तमाम कॉम्प्लिकेशन हैं जिनको दिमाग में रखना चाहिए, ताकि आप इस टाइप का आपको सिम्टम आए और टाइम रहते आप उनको ट्रीटमेंट करा लें।